हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो मैं कृष्णा तलवार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखो, हमने अब एनसीईआरटी शुरू कर रखी, जो उसका जो पहला चैप्टर हमने पूरा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से। और आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। अगर आपने जो पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उससे पहले पढ़ें, उसके बाद में आप सेकंड चैप्टर चालू करें। तो जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये आरंभिक मानव की खोज में, तो इसे हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। जो इसकी फर्स्ट हेडिंग है, तो इसमें फर्स्ट हेडिंग को देखते हैं हम। देखिए, आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो ये पहला सवाल है, क्वेश्चन है, जो आरंभिक मानव है वो इधर से उधर क्यों घूमता था। क्योंकि एक देखेंगे इसमें, वैसे तो जाहिर सी बात है, वो जो मानव है वो खाने की तलाश में या किसी भी कारण इधर उधर घूमता होगा। इसमें देखेंगे चैप्टर में। तो देखते हैं, चलो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। मतलब हम उन इंसान के बारे में जानते देखेंगे जो क्या है, लगभग आज से क्या है 20 लाख साल पहले रहते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। उन्हें एक पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, आखेटक, खाद्य संग्राहक। क्योंकि वो क्या है, खाने की तलाश में एक इधर से उधर घूमते थे। आखेटक का मतलब शिकार होता है, जो शिकारी है जो खाने की तलाश में क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम रहा है। अभी भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमें उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। अब जो क्या है, देखो इसमें छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ऑप्शन में भी आ सकता है कि जो उस टाइम पर इंसान है जो क्या मछलियाँ खाता था या चिड़िया पकड़ता था, तो शायद हम चिड़ियों के बारे में ना भी लगा दे कि चिड़िया नहीं पकड़ता था। परंतु क्या है, इसमें साफ साफ दे रखा है, ये मछलियाँ पकड़ता था, चिड़िया पकड़ता था, और फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करता था वो। ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट है हमारा। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। मतलब उस टाइम पर आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि जो जंगली जानवर है या जो ये, क्योंकि हमसे बहुत तेज़ होते थे और उन्हें पकड़ने के लिए क्या है, हमें उनसे ज़्यादा तेज़ होना पड़ता था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। आगे देखते हैं। सही बात है, क्योंकि उन्हें पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि इस तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। ये तो ठीक बात है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से जो फल हैं या पेड़ हैं वो विषैले हैं और कौन से हमारे खाने योग्य हैं, और किस टाइम पर किस पौधे में या पेड़ में फल आता है। तो ये भी हमारे लिए जानना उस टाइम पर ज़रूरी था। आगे देखते हैं। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। मतलब जो ऐसे बच्चे हैं उनका करना, क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है, क्या आपको पता है। चलो आगे देखते हैं। आखेटक मतलब जो शिकारी है, खाद्य संग्राहक, समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। अब इन्हें कारण देखेंगे कि जो हमने पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी कि वो क्यों घूमा करते थे। तो इसके अब 4 कारण बताए गए, देखो इस एनसीईआरटी में। तो देखते हैं 4 कारण कौन कौन से। पहला कारण यह है कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ये भी ठीक है, क्योंकि जो एक इंसान जो रहता था, तो भोजन कहाँ से प्राप्त करता था, आसपास से ही। तो क्या है, जो इंसान वो जल्दी ही आसपास के जो पेड़ पौधे थे उनका जो भोजन है वो जल्दी समाप्त कर देता, और जो जंगली जानवर भी रहते थे उन्हें पकड़ कर वो खा जाते थे। तो एक स्थान पर क्या है, वो चीज़ समाप्त हो जाती थी। आगे देखते हैं। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह
जाया करते थे। ये भी ठीक है क्योंकि वो भी अब मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ये भी ठीक है। नेक्स्ट कारण देखते हैं हम। एक मिनट। तीसरा कारण है यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये तीसरा कारण हो गया हमारा, क्योंकि जो फल फूल है वो एक हर टाइम थोड़ी आते हैं, तो उनका भी एक सीजन होता है, एक टाइम होता है कि जो फल फूल हैं वो उसी टाइम पर लगते हैं। तो जिस टाइम पर जहाँ पर फल और फूल लगते थे वो उस स्थान को छोड़कर वहाँ चले जाते थे। चौथा कारण है यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। ये चौथा कारण होगा हमारे कि जो पानी की तलाश में क्या है इधर उधर जाना पड़ता है, क्योंकि जो हर नदियाँ मौसमी नदियाँ होती हैं ज़्यादातर, कुछ ही नदियाँ हैं जो सदाबहार नदियाँ होती हैं जिनमें हमेशा पानी रहता है, तो पानी की तलाश में भी उधर उधर जाते थे। नेक्स्ट है, इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। ये भी ठीक है, क्योंकि जो अपने रिश्तेदार हैं उनसे भी तो मिलने जाया करते होंगे, आज भी तो जाते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। ये हमें याद रखना चाहिए कि जो यात्री जो थे क्या थे, ये पैदल ही यात्रा करते थे। नेक्स्ट है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो आरंभिक मानव है उसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। जो हमने अभिलेख पढ़े थे या शिलालेख थे, अभिलेख थे, और जो जैसे जो ताड़पत्र पर लिखे जाते थे, तो मैन्युस्क्रिप्ट थी जो, तो उनसे तो जानकारी मिलती है। बाकी इसमें देखते हैं कि जो आरंभिक मानव है उसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है। इसके लिए भी ऐसे अलग अलग स्रोत हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आगेठक मतलब शिकार, खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो क्या है जल्दी ही क्या है डिकम्पोज हो जाती है, गल जाती है, और जो हड्डियां है वो भी मतलब अपना आकार बदल देती है, कुछ समय बाद दबी दबी रहती है, परंतु क्या है जो पत्थर है वो अपने ही आकार में रहते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ ऐसे पत्थर भी हैं, कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ये भी है, मतलब जो पत्थर है वो क्या है उनका अलग अलग उपयोग किया जा रहा है। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। जो लकड़ियों पे क्या है झोपड़ियों और औजार भी बनाते थे। पहले इसे देख लेते हैं हम, एक मिनट। इसे देखते हैं, पत्थर से बने औजार जो ये दे रखे खे गे गहे और ने ये दे रखे हैं। इसमें देखते हैं पहला जो ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार हैं। जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या है जो इंसान है सबसे पहले क्या बड़े बड़े पत्थरों को औजारों का उपयोग करता था। ये पहले जो कै दिख रहा आपको, सॉरी ये वाला क्या है, ये है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इनका उपयोग क्या है सबसे पहले क्या करता था, फिर इनका उपयोग हुआ है। उसके बाद मतलब पत्थर क्या है छोटे होते जाते हैं, होते गए, और फिर लास्ट में इनका ये पत्थर आपने देखे हैं, एक मिनट, ये वाले पत्थर आमतौर पर कहाँ मिलते हैं, ये जो नदियाँ होती हैं उनसे क्या है जो पत्थर पानी के साथ साथ निकलते आते हैं, उससे क्या होता है गोल हो जाते हैं, तो ये वो पत्थर हैं। ऐसे ये सारा कुछ बिल्कुल वही सारी जो मैंने बता दिया आपको, कि जैसे आज जो पहले फोन है पहले बड़ा था फिर छोटा छोटा होता गया, उसी प्रकार से जो इंसान है क्या है उसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि आती गई है, और सबसे पहले बड़े फिर छोटे छोटे और फिर नुकीले जो है पत्थरों का उपयोग करता गया।
आगे देखते हैं, इसमें है रहने की जगह निर्धारित करना। जो इंसान है उसने जो कहाँ रहता था, कैसे अपनी जो जगह है वो निर्धारित की है। मानचित्र दो को देखे, लाल त्रिकोण वाले स्थान ये पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के रहने के प्रमाण है। इसके अलावा भी और कई स्थान आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान हैं ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखो इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले ये है ये देखो, सबसे पहले ये 1 2 3 4 5, ये 5 हमें पॉइंट दे रखे हैं। इसमें देखते हैं, सबसे पहले है, सबसे जो पुराना है पुरापाषाणिक स्थल। पुरापाषाणिक स्थल कौन से, देखो जैसे है कुरनूल की गुफाएं हैं, हुंगली है, हुंसगी, और ये नर्मदा नदी भीमबेटका, जो भीमबेटका में लगभग 200 के करीब गुफाएं मिली हैं वहाँ से, और जिनमें चित्र उकेरे गए हैं। सबसे पहला प्रमाण यहीं से मिला है। आगे देखते हैं, उसके बाद है नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से, जैसे पय्यमपल्ली है, हुल्लूर है, और इसमें और कौन सा कोल्डिवा है, जहाँ से सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले, कोल्डिवा, और मेहगढ़ा है, दाऊजली हांडी है, और चिरांद है। इधर देखेंगे तो मेहरगढ़ है, बुरजहोम है। बुरजहोम में सबसे पहले क्या है, जो इंसान है वो गर्त में रहता था, उसके प्रमाण मिले हैं। गर्त में मीन्स गड्ढों में रहता था। आगे देखते हैं, भीमबेटका के बारे में मैंने आपको बताई दिया सारा कुछ, वो जो कंदरा में रहते थे। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। मतलब जो इंसान है अच्छे पत्थरों की तलाश में भी घूमते रहते थे। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन्हें स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो उद्योग स्थल कौन से हैं, जहां पर जो इंसान है क्या है, पत्थरों से औजार बनाता था, उन्हें क्या कहते हैं, उद्योग स्थल कहते थे। आगे देखते हैं, इसमें हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिली, ये देखते हैं। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए हैं। मतलब जैसे अगर हमने कुछ चीज़ बनाई है, कुछ चीज़ बिगड़ती भी कुछ बनती है, तो जो बिगड़ी चीज़ें उन्हें हम वहीं छोड़ जाते हैं, और जो बनी हुई चीज़ें जो अच्छे आकार मिलती हैं उन्हें हम ले जाते हैं। तो कुछ ऐसे हमें प्रमाण मिले, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे, मैंने बताया भी। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिले हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आ गया, क्योंकि जो आवासीय और उद्योग स्थल कौन कौन से, जहाँ पर लोग रहते भी थे और औजार भी बनाते थे। आगे देखते हैं, इन्हें पढ़ लेना। पुरास्थल, जैसे अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा चुनोगे। इसमें देखते हैं पुरास्थल क्या है। पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुएं के अवशेष मिले हैं। ये उन्हें तो कहते हैं जो पुरास्थल होते हैं। जो पुराने स्थल है जहाँ इंसान रहते थे और अपनी जो छाप छोड़ गए हैं, उन्हें तो कहते हैं पुरास्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदियों के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताएंगे। मतलब अगले नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे क्या क्या है। आगे देखते हैं, पाषाण, औजार और निर्माण। मतलब जो पाषाण क्या है, पत्थर को पाषाण कहते हैं। तो पाषाण के जो औजार हैं और निर्माण उनका कैसे हुआ ये देखते हैं। ये इनके 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका अपने एक जो साइड में देखो चित्र है, एक तरीका इसमें ये है, जो चित्र दे रखा है, जो कैसे औजार बनाते थे ये दे रखा है। आगे देखते हैं, देखो, पत्थर से पत्थर को टकराना, ये तो पहला था। पत्थर से पत्थर को टकराना यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता है और दूसरे हाथ से उस पत्थर का हथौड़ा जैसे इस्तेमाल होता है। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। मतलब जब तक जो जैसा हम चाहते हैं वैसा औजार ना मिल जाए तब तक हम उसके जो फलक है उन्हें निकालते रहते हैं। दूसरा है, देखो, दूसरे तरीकों को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। मतलब एक पत्थर, अब हम क्या कर रहे हैं, अब तो हमने हाथ में ले रखा, अब क्या है दूसरे उसमें हम उसे एक पत्थर पर रखते हैं ज़मीन पर और उस पर चोट मारते हैं। उस पर भी यही तरीका, वैसे उसमें भी सल्क निकाले जाते हैं।
और इस करोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर मतलब हथौड़ी नुमा बनाकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। ये दोनों तकनीक बताई गई हैं, इन्हें देख लेना। बाकी जो मैंने अच्छे से बता दिया है कि कैसे कैसे इस तकनीकों का यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था। आग की खोज, अब देखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं, जो मैंने बताया था कुरनूल की गुफाएं ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख मतलब आग जलाने की। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का 1 मिनट कहाँ गया, ये रहा। देखते हैं, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए। ये तो है। देखो आग का उपयोग किस किस लिए किया जाता है। सबसे पहले रोशनी करने के लिए, प्रकाश करने के लिए, फिर खाना पकाने के लिए और फिर जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए। आगे देखते हैं बदलती जलवायु। क्या हुआ था, एक मतलब जो हिमयुग था वो समाप्त हो चुका था और क्या हुआ था मैं पहले बता देता हूँ। जो बहुत सारे मैदान बन चुके थे, जो जंगल थे वो समाप्त होने लगे थे और जो क्या है, सॉरी जंगल नहीं, जो है बर्फ़ पिघलने लगी और बर्फ़ पिघलने के कारण मैदान उभर कर आए। ये पॉइंट में आगे देखते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। उनकी जो संख्या बढ़ी है क्योंकि वो घास के मैदान बढ़ गए तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब इन्हें मतलब वो सोचने लगे कि इंसान के अब इन्हें पाला भी जाए। समझ रहे हो सकता है कि तब के लोग इन जानवरों को पकड़कर कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, हो सकता है। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। जो मछली भी उस टाइम पर क्या है, पकड़ते थे वो। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। जो क्या था, अब देखते हैं यहाँ पर जो अनाज है, जैसे कोई भी अनाज है उस टाइम पर जंगली अनाज था। अब क्या है, उन्हें अब वो बटोरना शुरू कर दिया और क्या है वो सोचने लगे कि अब क्यों ना हमें इसे उगाया जाए, और यहीं से क्या है नगरीकरण की शुरुआत होती है। आगे देखते चलो नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण मतलब पुराना, जो सबसे पुराना काल है उसे क्या कहते हैं, पुरापाषाण। जब इंसान पत्थर का उपयोग करता था, पुरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर। जब इंसान क्या है जो पुराने मतलब बहुत सबसे पहले पत्थरों का उपयोग करता था उसे कहते हैं पुरापाषाण काल। ये दो शब्दों से यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुरापाषाण काल है वो कब से कब माना जाता है, लगभग 20 लाख से 12 लाख वर्ष पहले माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक मतलब आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। जैसे पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल, इसमें से बांटा गया। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ मतलब मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथ मतलब इंग्लिश में हो गया, मध्यपाषाण काल कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। मतलब मध्यपाषाण काल कब गए, 12, इसमें बताया गया एनसीईआरटी में क्या है, 12,000 से 10,000 पहले तक। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मतलब इसमें क्या, इसकी विशेषता क्या थी, अगर हम मध्यपाषाण काल की देखेंगे तो इस जो पुरापाषाण काल की अपेक्षा इसके जो औजार थे वो छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोलिथिक एज कौन सा है, जो ये क्या है, मध्यपाषाण काल है। जो पर इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हासिल
हंसिया और आमरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजारों भी इस दौरान बनाए, मतलब वो पत्थर वो औजार भी बनाए जा रहे हैं जो क्या थे, पुरापाषाण में थे, और जो मध्य पाषाण काल के वो भी विकसित हो गए, मतलब अब उनका भी यूज कर रहे हैं और इनका भी यूज कर रहे हैं। देखते हैं पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब नवपाषाण के बारे में टोटली हम किस में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगला है, देखते हैं इसमें नवपाषाण का क्या मतलब है। आगे देखते हैं नवपाषाण का क्या मतलब होता है। हमें कुछ स्थानों के आगे देखते हैं नवपाषाण का क्या मतलब होता है। हमने कुछ स्थानों के बारे के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के नाम के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। मतलब उनका हम आज भी यूज़ करते हैं जो हमने अभी रखे हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमें नहीं पता कि उस टाइम पर क्या है, क्या क्या नाम रखे, तो उस टाइम पर क्या नाम उनके होंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। देखो शैल चित्रकला जो गुफा में ज़्यादातर बनी होती थी, आपको ये मानचित्र देखा होगा, एक शैल चित्र की जो तस्वीर है। जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश में दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, मतलब बहुत अच्छे से चित्र बनाए गए हैं। आगे देखते हैं कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल मतलब मूल जड़ें का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे। मतलब इसमें ये दर्शाया गया है कि कौन सा काम कौन करता था, जो काम बटे हुए थे या नहीं बटे हुए थे, या सभी लगभग मिलकर काम करते थे। इसमें देखेंगे वास्तव में हमें इसका ज्ञात नहीं है, क्योंकि दो बातें हो सकती हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी, हो सकता है। भारत में शुतुरमुर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मन के भी बनाए जाते थे। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि जो क्या थे, उससे मन के बनाए जाते थे, जो हम क्या है एक तरीके से हार के रूप में पहनते हैं। हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण, एक स्थान है हुंसगी, इसका निरीक्षण देखते हैं। जो चित्र में हमने अभी बताया भी था आपको, यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने वाले
औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनसे कुछ पुरास्थल झरनों के निकट से अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। जो अधिकांश क्या थे औजार थे कि चूना पत्थर से बनाए जाते थे। क्या तुम देखो यहाँ से, क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? आगे देखते हैं। इसमें एक चित्र है बहुत अच्छा, भीमबेटका का वैसे ये अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, फ्रांस ढूंढना है। यह चित्र फ्रांस का है। फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। मतलब ये डेट बताई कि लगभग इतने साल पहले के बीच में बनाए होंगे इस तरह के चित्र। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया है। अब ये बात अभी दर्शाई नहीं गई कि इन चित्रों को क्यों बनाया गया था। ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त हो चुका है। इससे थोड़ा सा और देख ले। कल्पना करें कि तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर के एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 15 पर देखो, तुम्हें मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। मतलब तुम क्या करोगे, थोड़ी सी कहानी है। बाकी हमारा जो चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाकी हम कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।